हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है विशेष रस्तोगी और आज हम फिर एक बार यहाँ पर उपस्थित हैं किस चीज़ को डिस्कस करने के लिए। यूजीसी नेट लॉ का एग्जाम। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिए क्या लिखा है बोर्ड पर। हाँ, यूजीसी नेट लॉ सिलेबस। यूजीसी नेट लॉ सिलेबस यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस को, अपनी स्ट्रेटेजी को, कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में क्या कहा था कि क्रैक करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए आपने क्या था, एक मूवी देखी होगी मास। हाँ, अरे वो जिसमें आदि था, हाँ वो रो रहा होता है रोड पर। हाँ, तो उसमें एक फिरोज होता है। ठीक है, विलन जो होता है फिरोज होता है। तो जब वो मिलने आता है किससे, हमारे मास से, हाँ, तो उसे बताता है कि तू बचपन में ये था, तूने ये करा वो करा, पूरी कुंडली। तो उधर से मास भी कह देता है फिरोज से, भाई तूने भी तो ये करा था। हाँ, कह रहा तूने तो मेरी पूरी बायोडाटा निकाल के बैठा भाई। हाँ, क्या मतलब है? मतलब ये है जब भी दुश्मन से लड़ने जाओ तो उसका ऊपर से नीचे क्या है क्या नहीं है, उसके पास क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, पूरी इंफॉर्मेशन रख के जाना। वरना पता चला शिवाजी हाथ में पहनते थे वो मारने वाला, हाँ, पता पीछे पीठ में कर देगा ऐसे दुश्मन। ठीक है, तो एग्जाम को टैकल करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि भैया क्या क्या आने वाला है उसके अंदर और सबसे खतरनाक चीज क्या है वहां पर। ठीक है, छोटे मोटे सैनिक टाइप लोगों तो ऐसे ही मार लोगे आप, लेकिन जो बड़े आपके मॉन्स्टर्स हैं उनको क्या करोगे, तो पहले पता कर लो कौन मॉन्स्टर है कौन तुच्छिया टाइप है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो टोटल 10 यूनिट्स आती है इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो पहली यूनिट क्या है? पहली यूनिट है ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ज्यूरिस्प्रूडेंस। हाँ, देखिए 10 यूनिट है और 10 यूनिट में जो है क्या बोलते हैं आपके टॉपिक्स भी 10 ही है। पहला टॉपिक क्या है, कह रहा है नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ। सही है, यानी नेचर, लॉ का नेचर क्या होता है, अलग अलग डेफिनेशंस है। सोर्सेज क्या है इसके, ठीक है, सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ मेजर स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हिस्टोरिकल स्कूल, ठीक है, रियलिस्टिक, ये सारे स्कूल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एनालिटिकल स्कूल। फिर लॉ एंड मोरालिटी। ठीक है, देखिए क्या होता है यहाँ से डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाती हैं। क्या पूछी जाती हैं? डेफिनेशंस वगैरह। तो वो सारी डेफिनेशन यहाँ पे कवर करेंगे। लॉ एंड मोरालिटी पे एक डिबेट है हार्ट एंड फुलर की, वो भी पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद राइट एंड ड्यूटीज के कॉन्सेप्ट क्या हैं यहाँ पे कई। देखिए क्या है, जूरिस्ट से जो पेपर आता है, देखिए जूरिस्ट से लगभग हर साल 100 क्वेश्चन में से कम से कम कुछ नहीं तो 7-8 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके जूरिस्ट के रहते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 3-4 जो इजी लेवल के होते हैं, मॉडरेट लेवल के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जब तक आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तब तक आप टैकल उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, तो स्टे कनेक्टेड। हाँ, इसके बाद लीगल पर्सनैलिटी। सही है, जैसे आइडल की क्या पर्सनैलिटी है, क्या वो लीगल पर्सन मानी जाती है या नहीं मानी जाती है। ठीक है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ओनरशिप और पोजेशन के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस किसने क्या बोला है। इसके बाद लाइबिलिटी की बात आती है, तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। लॉ, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, ये भी थोड़ा सा कम ही पूछा जाता है। ग्लोबल जस्टिस नहीं, मॉडर्नाइजेशन नहीं। मेजर जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो ये 7 हैं। ठीक है, ये 7 आपको डिटेल में पढ़नी है। एक आध क्वेश्चन इससे आ गया तो आ जाता है, तो हमें इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सही है, मैं आपको आज ये दिखा रहा हूँ कि बड़े वाले मॉन्स्टर कौन से हैं, कौन सी चीज़ों को आपको पहले टैकल करना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। कहीं पता चला पढ़ते रहे ये 3 टॉपिक और पेपर आ रहा है यहाँ से, तो इस जन्म में तो भैया ना हो पाएगा। लेकिन हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद अगली स्लाइड पर आइए। देखिए पहला सब्जेक्ट हो गया ज्यूरिस्प्रूडेंस, दूसरा हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसमें क्या आता है, देखिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, प्रियम्बल पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, फंडामेंटल राइट पे लेके पूछेगा। सही है, यहाँ से मेजरली क्या पूछता है आपसे, केस लॉ पूछता है। उसके बाद आपका क्या आ गया, देखिए यूनियन, हाँ, डेमोक्रेसी की 3 क्या होती हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले एक एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया और जुडिशरी। ये तीनों स्तंभ पूछे जाते हैं। सही है, देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे, यूनियन एंड स्टेट, एग्जीक्यूटिव आ गया आपका, लेजिस्लेचर आ गया, जुडिशरी आ गई। ठीक है, तीनों ऑर्गन्स आ गए। इसके बाद इमरजेंसी से रिलेटेड पूछेगा आपसे। देखिए इमरजेंसी के अंदर बहुत से अमेंडमेंट हुए, वो अमेंडमेंट पूछ लेता है।
केस लॉ पूछ लेता है कुछ इसके अंदर। हाँ, इसके बाद टेम्पररी ट्रांजिशनल ये प्रोविजंस, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाऊंगा थोड़े बहुत। इसके बाद इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन एज कब बढ़ी, इलेक्शन कमीशन किस किस के इलेक्शन कराता है, किसके नहीं कराता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या क्या आता है आपका, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत, सही है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, बाइबल केस कौन सा बोला जाता है, सही है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आ गया आपका इसके अंदर ही, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू आपका लास्ट 10 यूनिट में भी कवर होता है। कंपैरेटिव स्टडी कराई जाती है कि किस कंट्री में है या किस कंट्री में नहीं है, ठीक है। पहला ज्यूरिस, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। इसके बाद आपकी जो थर्ड यूनिट है ये है इंटरनेशनल एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ। देखिए ये है सबसे बड़ा गैंगस्टर, फिलहाल तो 2 साल से पेपर हो रहे हैं, लगभग 4 पेपर हो चुके हैं। तो इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत परेशान कर रहा है बच्चों को, ठीक है। बिल्कुल खौफ बैठा पड़ा है इसका, एकदम गदाधारी भीम बना पड़ा है ये। हाँ, क्या करना है इसका, देखो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस सफिशिएंट है इसमें, ठीक है। सोर्सेस के बारे में, सोर्स कहाँ से हैं इसके, उस सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। रिकॉग्निशन क्या होती है, देखिए रिकॉग्निशन के केसेस, इसके केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके केसेस रिकॉग्निशन के, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपसे ये नहीं पूछेगा बताओ ये केस रिकॉग्निशन से है रिलेटेड नहीं है, वो 4-6 केस दे देगा आपको, 4-5 केस दे देगा, कहेगा क्रोनोलॉजी लगा दो। देखो कम से कम 100 क्वेश्चन में से कुछ नहीं तो 25 से 30 क्वेश्चन तो आपको क्रोनोलॉजी वाले मिल जाएंगे, ठीक है। और क्रोनोलॉजी ऐसे नहीं लगती है जब तक आपने हर चीज़ डिटेल में नहीं पढ़ी है और उस तरीके से नहीं पढ़ी है जिस तरीके से पेपर आ रहा है, ठीक है। हम बताएंगे कैसे लगेगी क्रोनोलॉजी, ट्रिक देखिए मेरी, हाँ वही ट्रिक से याद करा दूंगा 2 मिनट के अंदर, एक बार ट्रिक पढ़ लो, सो जाओ, बस खत्म कहानी। इसके बाद नेशनैलिटी के बारे में, ठीक है, नेशनैलिटी कैसे मिलती है आपको, हाँ रिफ्यूजी, एक्स्ट्राडिशन, असाइलम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन, यूएन चार्टर पढ़ना है आपको, सही है, यूएन चार्टर और आईसीजे, ये दोनों चार्टर आपको पढ़ने हैं डिटेल में, ठीक है। बताऊंगा कौन कौन से सेक्टर से आते हैं क्वेश्चंस डायरेक्टली। उसके बाद सेटलमेंट कैसे होता है, पैसिफिक सेटलमेंट कैसे होता है, डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ना है, डब्ल्यूटीओ कब बना, सही है, क्या क्या इसके ऑर्गन्स हैं, कैसे कैसे मीटिंग्स होती हैं, पूरा डब्ल्यूटीओ। फिर इसके बाद इसके अंदर क्या है, कुछ आईएचएल की कन्वेंशंस हैं, ठीक है, जैसे जेनेवा प्रोटोकॉल हो गई, ठीक है। उसके बाद कई कन्वेंशन हुई हैं अलग अलग, वो सारी कन्वेंशन इसमें पढ़नी है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो तीसरी यूनिट आपकी कौन सी हो गई, ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की। इसके बाद चौथी यूनिट क्या है, ये है आपका लॉ ऑफ क्राइम्स, ठीक है। अब देखिए लॉ ऑफ क्राइम में क्या रहता है, लॉ ऑफ क्राइम से पिछले मैंने जितने पेपर एनालाइज करे हैं उसमें बहुत से बहुत 3 या 4 या 5 क्वेश्चन आ गए तो आ गए, ठीक है। और बहुत ही क्या मॉडरेट लेवल के होते हैं। अगर आपने किसी व्यक्ति ने जुडिशरी की थोड़ी भी ठीक ठाक प्रिपरेशन करी है तो वो इजीली इसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं, कम से कम अगर 5 क्वेश्चन आए तो 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में से कम आपके कितने क्वेश्चन, 5 में से 4 क्वेश्चन तो आपके क्रोनोलॉजी आने वाले हैं कि भैया बताओ क्रोनोलॉजी लगा दो इसकी, क्या लगा दो, क्रोनोलॉजी लगा दो केसेस की, ठीक है। जैसे पैसिव यूथनेसिया के केसेस हो गए, आपका रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाले केस हैं, ठीक है, तो उन केसेस की क्रोनोलॉजी लगवा लेगा आपसे, ठीक है। तो क्या क्या है इसके अंदर, जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में है, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल क्रिमिनल लाइबिलिटी के, एक्टस रियस मेंस रिया के, सही है। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी हो गई, स्टेजेस क्या होती हैं क्राइम्स की, इससे ज़्यादातर कुछ पूछेगा नहीं अभी। हाँ, जर्नल एक्सेप्शन, एक आध क्वेश्चन आ गया, बहुत बता रहा हूँ ना, बेसिक उसका आता है कि अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन आपने ठीक से करी है तो आप इजीली निकाल जाओगे इस यूनिट को, ठीक है। इसके बाद ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी हो गए। अब ये ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी वाला जो आपका सेक्टर है, यहाँ से वो डायरेक्टली सेक्शन नहीं पूछ रहा, वो अब पूछ रहा है क्या, पनिशमेंट पूछ लेता है। पिछले 2-3 पेपर से पनिशमेंट पे आ गया, पहले पूछता था सेक्शन क्या होते हैं, भैया सेक्शन बता दो किस सेक्शन में क्या है, अब नहीं पूछेगा बताओ इस ऑफेंस की पनिशमेंट कितनी दी है, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। उसके बाद ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से भी पूछ लेता है पनिशमेंट वगैरह के बारे में। वुमेन चिल्ड्रन, इनसे भी पनिशमेंट पूछ रहा है आजकल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रैफिकिंग वाला, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी नहीं, मतलब बेसिक है, कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट यूनिट पे मूव करते हैं। इसके बाद अब कितनी यूनिट हो गई ये, हाँ देखो, पहले ज्यूरिस थी, फिर क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन था, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर आईएचएल था। इसके बाद क्या आ गया आपका, लॉ ऑफ क्राइम आ गया,
अब क्या आ गया, टॉर्ट्स, ठीक है, टॉर्ट्स आ गया। टॉर्ट्स भी बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है हमारा। हाँ, क्या आता है टॉर्ट्स के अंदर? देखो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट, इस बार भी डेफिनेशन आई थी। किसकी डेफिनेशन आई थी? सामंड की डेफिनेशन पूछी गई थी। सामंड ने क्या डेफिनेशन दी है टॉर्ट को लेकर? ऐसे पढ़ा दूंगा ना डेफिनेशन, कहोगे कि सर क्या था ये, हाँ कहाँ से आए और कहाँ को ख़त्म करा के चले गए, पता ही नहीं चला कुछ मामला, ठीक है। उसके बाद जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी, जनरल प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं लाइबिलिटी के, डिफेंसेस क्या होते हैं वो डिफेंसेस, ये कि यहाँ पे भी केस बेस्ड पेपर आता है पूरा, सही है। सबसे ज़्यादा केसेस पूछे जाते हैं, लगभग टॉर्ट्स के मैं आपको कितने केस पढ़ाऊंगा, करीब 40 से 50 केसेस पढ़ाऊंगा सारे इसके अंदर, ठीक है, विद ईयर क्रोनोलॉजी लगवाकर, ट्रिक से, जिससे कि आपको दिमाग मारने की जरूरत ही नहीं पड़े। जब मैं हूं तो आपके दिमाग मारोगे। टारगेट फॉर IQ जब लगा हुआ है आपके लिए तो आपको दिमाग ज़्यादा खर्च नहीं करना है, आपको तो बस क्या करा, जैसे बॉर्नवीटा घोला, किसने, मम्मी ने बॉर्नवीटा घोला दूध में, अरे लल्ला पी ले, तो वही काम है आपका, बस पी ले, सही है। इसके बाद नेग्लिजेंस, न्यूसेंस से कुछ नहीं है ऐसा, ट्रेसपास, डिफामेशन से पूछ लेते हैं, लायबल सिलेंडर के बारे में, रिमोटनेस ऑफ डैमेज के आते हैं, हाँ बेगन माउंट केस वगैरह, केस लॉ पूछ लेता है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इसके भी केस, बेसिकली सब केस बेस्ड है यहाँ पे, ठीक है। देखिए हाँ, अब आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अभी जो पेपर हुआ है दिसंबर में, इसमें क्वेश्चन आया था, बताओ इसमें अमेंडमेंट कब हुआ है, 2019 का, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डेफिनेशन क्लॉज पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछता है, बताओ किस डेफिनेशन में क्या है, ठीक है। अमेंडमेंट पूछ लिया था इस बार। उससे पहले क्या आया था कि 2019 के अमेंडमेंट्स, ये मैं बता रहा हूँ 2022 का एक पेपर था, उसमें पूछा गया था कि बताओ 2022 के अमेंडमेंट से क्या क्या नई, 2019 के अमेंडमेंट से क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे ई कॉमर्स वगैरह के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका। मोटर व्हीकल एक्ट से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ गया कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट से पूछा जाता है जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती हैं, सही है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। कुछ नहीं, 15-20 मिनट आधा घंटा पढ़ा दूंगा इसके अंदर, और भाई साहब क्वेश्चन बचेगा नहीं आपका, गारंटी है इस बात की, ठीक है, इस एक्ट में। चलिए कितनी यूनिट हो गई, अब 5 हो गई हैं, 6 हो गई। इसके बाद आ गया कमर्शियल लॉ। देखिए कमर्शियल लॉ जो है, इसमें भी कई चीज़ें हैं, क्या क्या है देखें जरा एक बार। देखो सबसे पहले क्या बता रहा है, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट, मैंने एक वीडियो बनाई है, इसी चैनल पे जाकर देखें, क्या कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, समझे, मैगी बना के खिलाई थी, और नहीं देखी तो अभी भी देख लो, क्योंकि जीवन में ऐसी फिर दोबारा नहीं मिलेगी मैगी आपको, और ना समझ पाओगे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, देख लेना जाके आज से। और फिर ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इस बार पूछा गया था कि ई कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रोविजन कौन कौन से एक्ट में दे रखे हैं, ये क्वेश्चन आया था यहाँ से। हाँ, कह रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड वॉइडेबल एग्रीमेंट कौन कौन से होते हैं, इस बार पूछ लिया था। क्रोनोलॉजी लगवा ली थी, सेक्शन 26, 27, 28, 29 की, और मैंने याद करा रखा था आपको बहुत अच्छे से, उस कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो में देख लेना, फिर जाके बता रहा हूँ। हाँ, 25 में शादी होती नहीं, 26 में शादी हुई, फिर बिजनेस चलेगा, फिर लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है, देख लेना यहाँ के, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये यहाँ पे भी केस लॉ के क्वेश्चन आते हैं 1-2, ठीक है, केस लॉ पूछता है आपसे। इसके बाद स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से इतना कुछ ज़्यादा खास आता नहीं है, ठीक है। जर्नल आता है, अगर जुडिशरी वगैरह की तैयारी करिए, पढ़ाऊंगा तो मैं सभी, लेकिन बता दे रहा हूँ, जुडिशरी की अगर थोड़ी बहुत तैयारी करिए ना आपने, तो ये ऐसी टैकल हो जाएगा, ये वाली 4th वाला ये जो है आपका टॉपिक, ठीक है। फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से पूरा एक्ट नहीं पढ़ना है, मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ना है, और पेपर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ना है, LLP पढ़नी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, बहुत छोटा सा थोड़ा बहुत पढ़ाना है इसके अंदर, जो पेपर में आता है, और मुझे पता है क्या आता है, बता दूंगा आपको, ठीक है। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसका डेफिनेशन क्लॉज गो थ्रू करना है आपको। कंपनी लॉ के बारे में जैसे इस बार पूछा गया था भैया कि बताओ एक प्राइवेट कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर होते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आया था अभी लास्ट वाले दिसंबर एग्जाम में, ठीक है। ये कंपनी लॉ हो गया आपका। देखो डायरेक्टर के बारे में पूछा गया था यहाँ से इस बार, ठीक है। अगली बार मीटिंग को पूछ लेगा, क्या बताओ भैया कितने कितने इंटरवल पे मीटिंग होती हैं, सही है। फिर कॉर्पोरेट CSR, इसके बारे में पूछ लेता है, इससे पिछले पेपर में पूछा था CSR के बारे में कि CSR किस कंपनी को बनाना जरूरी है, उसका टर्नओवर 1000 करोड़ है, 500 करोड़ है, 100 करोड़ है, कितना, इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट पे मूव करते हैं। इसके बाद आपका आ गया अगला यूनिट, क्या है, अब है फैमिली लॉ। ये तो सबका फेवरेट होगा फैमिली लॉ, लेकिन बहुत खतरनाक है ये, ऐसा वैसा फैमिली लॉ नहीं है कि सेक्शन 5 में क्या दिया है बता दो और आपने बता दिया, ऐसा नहीं होने वाला है मामला, ठीक है। केस लॉ से आता है, 1-2 क्वेश्चन केस लॉ के आते हैं, और बहुत डिटेल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। अब तो फिलहाल पिछले 2 एग्जाम से ट्रेंड ये है कि यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बस
जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप कहोगे हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, ऐसे भी ये बेयर एक्ट कह सकता है, ये सेक्शन ऐसे भी कह सकता है। ठीक है, देखो सोर्सेज स्कूल्स के बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं आता, मैरिज डिसोल्यूशन इसके बारे में आएगा, फिर मैट्रिमोनियल रेमेडी, डाइवोर्स के ग्राउंड, जैसे इस बार क्या पूछा गया था, मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट के अंदर जो लगभग 9-10 आपके वो दिए गए हैं ग्राउंड्स, सही है, डाइवोर्स के, उसकी क्रोनोलॉजी लगवा ली। उसने ये नहीं पूछा कि किस ग्राउंड के ऊपर कितने टर्म के अंदर आप डाइवोर्स के लिए जा सकते हो, वो सीधे क्रोनोलॉजी लगवा बैठा है इस बार। ठीक है, फिर चैलेंजिंग डायमेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये इतना खास नहीं है। लिव इन रिलेशन पे केस लॉ आते हैं, क्रोनोलॉजी लगवाता है आपसे। ठीक है, इसके बाद रिकॉग्निशन के बारे में आ गया किसकी, ऑफ फॉरेन डिक्रीज, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता पेपर में। मेंटेनेंस के ऊपर केस लॉ का आता है, क्रोनोलॉजी लगवाता है आपसे। डाउरी के ऊपर आता है, स्त्रीधन के ऊपर आता है। ठीक है, एडॉप्शन पे भी आएगा, गार्जियनशिप पे भी आएगा, सक्सेशन इनहेरिटेंस इससे ज़्यादा नहीं आता। विल गिफ्ट वक्फ से क्वेश्चन पूछ लेता है, और विल से भी पूछ लेता है। ठीक है, इन सबसे पूछ लेता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा सिवाय केस लॉ लगवा लेगा। क्या बताओ यूसीसी पर कौन से केस लॉ, उनकी क्रोनोलॉजी लगवा दो। ठीक है, देखो मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, मेरी बहुत तगड़ी रिसर्च है। ठीक है, ऐसे ही नहीं है, 3 बार मेरा भी नेट है लगभग, हाँ समझे। और मैं जो कह रहा हूँ ना, जब आप पेपर दे के आओगे तो आपको पता चलेगा मैंने कितना सही बोला कितना गलत बोला आपसे। ठीक है, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको बोला है ना, तो याद रखना उस बात को। आगे क्या कह रहा है, ह्यूमन राइट एंड एनवायरनमेंट के बारे में। देखो दूसरा गैंगस्टर आ गया, एक गैंगस्टर अभी हमने क्या पढ़ा था, इंटरनेशनल लॉ, और ये दूसरा गैंगस्टर है हमारा एनवायरनमेंट। बहुत खतरनाक क्वेश्चन ला रहा है एनवायरनमेंट, कभी फॉरेस्ट एक्ट पहुंच जा रहा है। हाँ, जैसे वो एक वीडियो थी ना कि जा रहे हैं नैनीताल, इधर से मुरादाबाद से जा रहे हैं, उधर को बिजनौर जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो वैसे इसका हिसाब है, पता नहीं कौन कौन से एक्ट में पहुंच जाता है कूद के, हम बताएंगे कहाँ कहाँ जाता है ये। ठीक है, देखो भाई एनवायरनमेंट, सबसे पहले तो आपको एनवायरनमेंट एक्ट और आपका वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, एयर वाला, ये सारे एक्ट की डेफिनेशन आपको याद करनी है कि किस डेफिनेशन क्लॉज के अंदर क्या दिया गया है। इससे पिछले पेपर के अंदर एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पूछ ली थी, बताओ भैया कौन से एक्ट में दी है। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन आपको अच्छे से देखनी है एक बार। फिर इसके बाद इंटरनेशनल कौन कौन सी कन्वेंशन हुई है इनके ऊपर, वो सारी कन्वेंशन आपको गो थ्रू करनी है। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया, इंडिया में क्या क्या फ्रेमवर्क है, तो आपसे आर्टिकल्स पूछ लेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, बताओ कौन कौन से आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है एनवायरनमेंट EIA कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ये पूछ लेगा आपसे। ठीक है, इसके बाद NGT, देखिए एक हो गया ये NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, कौन चेयरपर्सन होता है, कितने मेंबर होते हैं, क्या पावर्स है, NGT का जो डिसीजन है क्या बाइंडिंग नेचर का है, ये सब चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। ठीक है, आता है पेपर में ये। इसके बाद आपका ये UDHR के बारे में आता है, जो इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट है, इससे पूछ लेता है, इसके आर्टिकल पूछ लेता है आपसे कभी कभी वो। ठीक है, उसके बाद ग्रुप राइट्स, वुमेन, चिल्ड्रन, ये भी पूछ लेता है, ज़्यादा इतना कुछ खास नहीं है। इसके बाद हाँ, अब देखो खास चीज़ क्या है, एक क्वेश्चन मतलब मोस्टली आता है, इस बार शायद नहीं आया था, क्या आता है, ये अलग अलग कमीशन होते हैं, जैसे क्या ह्यूमन राइट कमीशन हो गया आपका। ठीक है, और आपका ये माइनॉरिटी के लिए कमीशन हो गया, और वुमेन का कमीशन हो गया, शेड्यूल SC ST OBC कमीशन हो गया। तो ये लगभग 4-5 जो कमीशन है ना, इनका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, अब कब कब एस्टेब्लिशमेंट उनका हुआ है, पहली बार गठन कब हुआ था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से पूछता है। इस बार शायद नहीं पूछा था, इससे पहले हमेशा पूछता रहा है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है यहाँ से। ठीक है, चलो ये भी यूनिट फिनिश आपकी। अब इसके बाद क्या आ गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लास्ट यूनिट है हमारी। ठीक है, यूनिट नंबर 10 IPR। क्या कह रहा है ये IPR, देखो IPR से क्या होता है, आपके जैसे सबसे पहले तो IPR के जितने एक्ट हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, हाँ, और डिज़ाइन एक्ट, इन सब की एक तो क्रोनोलॉजी लगवाता है। ये इसका फेवरेट क्वेश्चन है, पिछले 3-4 एग्जामों में कम से कम 2-3 बार तो आ चुका है ये क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी लगवाएगा। एक चीज़ ये भी पूछ लेता है, मैचिंग करा लेता है, बताओ वैलिडिटी कितनी होती है, जैसे पेटेंट के अंदर ट्रेडमार्क की वैलिडिटी कितनी होती है, वैलिडिटी को लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद कौन सी चीज़ पेटेंटेबल है या नहीं है। अभी एक झुमरी तलैया का क्वेश्चन बना के दे दिया था पिछले पेपर में, कि झुमरी तलैया का बताओ वो हो सकता है क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क। सही है, तो कॉन्सेप्ट आ गया इसका IPR का, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। ठीक है, इसके बाद थ्योरीज इसकी पूछ लेता है कभी कभार, थ्योरीज बहुत छोटी सी हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं उसके अंदर, एक आध बार थ्योरीज पूछी गई होंगी अभी 2-3 साल के पेपरों में। ठीक है, इसके बाद आपकी कन्वेंशन पूछता है बहुत भर भर के, कौन कौन सी कन्वेंशन हुई है किस किस चीज़ से IPR के, जैसे ट्रेडमार्क से रिलेटेड कौन सी कन्वेंशन है,
सही है। पेटेंट से रिलेटेड कौन सी कन्वेंशन है, कन्वेंशन पूछता है प्लस इनकी क्रोनोलॉजी लगवाता है वो आपसे, ठीक है। बताओ पेटेंट से रिलेटेड कौन कौन सी हैं, तो उसमें ऑप्शन बना के दे देगा ABCD BC A ओनली, ऐसे करके दे देगा ऑप्शन आपको, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया लॉ ऑफ पेटेंट के बारे में, देखिए पेटेंट यहाँ आ गया, उसके बाद ट्रेडमार्क आ गया, इसके बाद आपका GI आ गया, GI से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है कुछ, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट से पूछा जाता है, यहाँ से आ गया। एक फॉरेस्ट एक्ट से क्वेश्चन बहुत आ रहा है, फॉरेस्ट एक्ट से पिछली बार 3 क्वेश्चन थे लगभग, इस बार भी एक क्वेश्चन था, पिछली बार 3 क्वेश्चन थे, उससे पहले भी एक आध क्वेश्चन आया था। फॉरेस्ट एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। फिर IT से, इससे पूछता है वो डिजिटल सिग्नेचर, सही है, ये सब डेफिनेशन है जो है, डेफिनेशन पूछता है कौन से क्लॉज में दी गई हैं, इनके अंदर कोई कमीशन है तो कमीशन किस सेक्शन के अंदर है वो पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। साइबर क्राइम कौन से है, पेनाल्टी सेक्शन के दे देगा, पूछेगा बताओ भैया किस सेक्शन के अंदर क्या दिया हुआ है, या पता चला वो दे देगा ऑफेंसेस दे देगा, पूछ लेगा इनकी पनिशमेंट मैच कर दो, 2 तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्लियर। तो अब हमारी 10 यहाँ पे कितनी यूनिट्स खत्म हो चुकी, अरे 10 एक रह गई लास्ट, सॉरी 9th थी, ये 10th है। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ये कंपैरेटिव स्टडी की है, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ, मतलब अलग अलग कंट्री में किस किस चीज़ को लेके क्या क्या प्रोविजन है, जैसे क्या है इसके अंदर, देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, रेलिवेंस, मेथोडोलॉजी, प्रॉब्लम, कंसर्न और ऑफ कंपैरिजन, ऐसा कुछ खास नहीं है इसके अंदर, छोड़िए। अब देखिए फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ से आइए मेन, प्रेसिडेंशियल फॉर्म कहाँ पर है, पार्लियामेंट्री कहाँ है, यूनिटरी, फेडरल, वो स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ कि भाई फेडरल है या फिर यूनिटरी है, एकात्मक है, संघात्मक है, ठीक है। देखो मैं आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो कभी भी ये मत सोचना कि यहाँ पे इंग्लिश में चल रहा है, ठीक है, लिखा हुआ इंग्लिश में भले ही, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं सब हिंदी में ही, शब्द जितने हैं उनको भी हिंदी में बताऊंगा, ठीक है, पेड बैच के अंदर। इसके बाद कह रहा है मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म, सही है, फेडरलिज्म कहाँ, USA में कैसा है, कनाडा में कैसा है, इंडिया में कैसा है। इसके बाद आपका रूल ऑफ लॉ, फॉर्मल और सब्सटेंटिव में क्या अंतर होता है। सेपरेशन ऑफ पावर जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया है वो क्या इंडिया में है, UK में है, USA में है, फ्रांस में है तो कितने हद तक है, क्या एक होता है फुली सेपरेशन ऑफ पावर, एक होता है पार्शियली, तो किस नेचर का है वो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसके ऊपर केस लॉ है, केस लॉ पूछता है यहाँ से, ठीक है। फिर इसके बाद जुडिशरी की इंडिपेंडेंस क्या इंडिया में है, UK में है, USA में है। इसके बाद सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू, क्या रिव्यू की पावर कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में है, USA में है, इन कंट्रीज़ के अंदर ऐसे से। ओम्बड्समैन से हर बार क्वेश्चन आता ही है, कहाँ से लिया गया, स्वीडन से लिया गया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे जितनी कंट्रीज यहाँ लिखी है ना, तो इस कंट्री में कब कब आया है, तो उसकी क्रोनोलॉजी लगवा लेता है ये, ठीक है। तो ये हो गई कंपैरेटिव स्टडी आपकी लास्ट यूनिट नंबर 10। तो अभी तक हमने मोटा मोटा सिलेबस डिस्कस कर दिया और मैंने बता दिया कहाँ से पेपर आता है, ठीक है। इसको हम अपने बैच के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आ जाइए अनाउंसमेंट पे, किस पे आ जाइए, अनाउंसमेंट पे। देखिए बिग अनाउंसमेंट, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। हाँ देखिए हम एक बैच लेकर आ रहे हैं, कब से लेकर आ रहे हैं बैच, ये हम बैच लेके आ रहे हैं आपका 15 फरवरी से। कब से, 15 फरवरी से। वो वैलेंटाइन का होता है 14, वैसे भी लोग बिजी रहने वाले हैं 14 तारीख तक। तो अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम जून का होने वाला है, मेरे अकॉर्डिंग इस बार फर्स्ट शिफ्ट के अंदर होगा ये, जहाँ तक है। तो मैं समझ रहा हूँ 4 या 10 जून के आसपास ये आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जून। तो यानी कि महीने कितने बचे, अभी फरवरी छोड़ो, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में तो देने ही एग्ज़ाम, उसे गिनो ही मत। तो 3 महीने ये, और 14 तारीख तक तो वैसे भी आप लोग बिजी हो। उसके बाद आधा महीना बोला होगा, 3.5 महीने। ये जो बैच है हमारा, इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है 3 मंथ। कितने मंथ, 3 मंथ ड्यूरेशन रहने वाली है। वैलिडिटी यानी आपके पास जो एक्सेस रहेगा वीडियोस का, रिकॉर्डेड क्लासेस का, वो 1 ईयर तक रहेगा, ठीक है, क्लियर। मीडियम जो होने वाला है मैंने अभी आपको बताया ही, देखो हिंदी में भी होगा और हमारा इंग्लिश में भी होगा मीडियम, क्लियर। इसके बाद प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, नहीं कह सकते हैं नोट्स, ठीक है। प्रॉपर आपको नोट्स PDF फॉर्म में क्या कराए जाएंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद टेस्ट का क्या सीन है, तो टेस्ट पहली बात तो वीकली टेस्ट आपका होगा सब्जेक्ट वाइज, यानी जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट लूंगा बहुत अच्छा वाला, और ऐसी क्वेश्चन उठा के नहीं देने हैं उसके अंदर। वो क्वेश्चन वो होंगे जो UGC नेट में जिस लेवल के पूछे जाते हैं, जिससे कि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है, क्लियर। और एक 10 फुल लेंथ टेस्ट आपके लिए जाएंगे, 10 टोटल टेस्ट होंगे जो फुल लेंथ में होंगे आपके, क्लियर। इसके बाद दिस बैच विल कवर, क्या कवर करेगा, देखो ये बैच हमारा नेट, JRF, PhD तीनों एलिजिबिलिटी को क्या करेगा, टारगेट करेगा। इसके बाद क्लासेस लाइव भी मिलने वाली हैं और रिकॉर्डेड भी मिलने वाली हैं आपको, क्लियर। और देखिए पेपर सेकंड लॉ पढ़ाया जाएगा डिटेल में, लेकिन पेपर जो फर्स्ट है, सही है,
उसका प्रॉपर गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पॉसिबल होगा तो जहाँ तक मैं कुछ ट्रिक्स आपको बता दूंगा कुछ टॉपिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट, ठीक है, जितना गाइडेंस हो पाएगा हम करेंगे आपका, ठीक है। तो अब हो गई बात बैच की, अब इसकी धनराशि क्या है, ठीक है। जैसे वो क्या कहते हैं, कौन आपके एक वो महाराज जी हैं, वो कहते हैं क्या, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा। हाँ, तो देखिए इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है हर आदमी, ठीक है, हमारा भी छोटा सा इंटरेस्ट है, बहुत ही कम पैसों के अंदर। हाँ, ये बैच ऑफर किया जा रहा है मात्र आपको 4,999 रुपये में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर प्रोवाइड कराई जाएंगी, 3 महीने की लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, 1 साल का एक्सेस रहेगा आपके पास, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलवाना है, सेकंड वाले को तो छोड़ दो, मान के चलो 3 ही महीने का है, ठीक है, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लक्ष्य हमेशा क्या दृढ़ होना चाहिए, ठीक है। कभी भी ऑप्शन लेके किसी चीज़ को ट्रीट मत करना, ठीक है, वरना बहुत पछताता है ऑप्शन वाला आदमी जो ऑप्शन चूज करता है। याद रखना इस बात को, अब तुम समझ रहे हो मैं कहाँ कह रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट हमारे इस टारगेट फॉर IQ के चैनल पे नंबर दिए हुए हैं नीचे, इन पर कांटेक्ट कीजिए, अपना एडमिशन एनरोल कीजिए। तो फिर 15 तारीख से हम नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं UGC नेट लॉ के लिए। ऐसी ट्रिक्स होंगी कि आप भी याद रखोगे जीवन में कि कहीं पढ़ाई करी थी और किसी ने पढ़ाया था, ठीक है। टेक केयर, आपसे फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।